किसानों की जो व्यवस्था बनी हुई है जिसके अंदर कि भाई किसान हर रोज परेशान होने लग रहा है। किसान सरकार ने वो आंकड़े भी देने बंद कर दिए हैं कि मजबूर होकर हर रोज कितने किसान फांसी खाने लग रहे हैं, मरने लग रहे हैं, अपनी जान देने लग रहे हैं, कितनी परेशानियां उनके सामने है। हर रोज उनको जहर दिया जाने लग रहा है, वो जहर खाने लग रहे हैं, कर्जे से परेशान है, हर तरीके से किसान को घेर लिया गया, ना उनको भाव मिलता। तो आज हमारे साथ सुभाष जी मौजूद है, तो इनसे सारी की सारी जानकारी जान लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि किसान खुशहाल हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की बात ना हो। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी अपना एक परिचय दीजिए जी। जय किसान साथियों जी मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है। जी मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से हूँ जी और फिलहाल किसानों से जुड़ा हूँ। खेती किसानी काम में किसान हूँ जी। तो किस विषय पर आप किसानी के किस पॉइंट पे, किस बिंदु पर आप काम कर रहे हैं जिससे कि आप व्यवस्था परिवर्तन की जो चर्चा करना चाह रहे हैं? देखिए, आप भारत को किसान ही ले लीजिए, ठीक है। भारत के किसान ने देश आज़ाद होने से लेकर अब तक जी तमाम तरह के मतलब धरने, ज्ञापन, प्रदर्शन, लाठियाँ खा ली, गोलियाँ खा ली, हज़ारों केस लगवा लिए, ठीक है, लाखों शहादतें दे दी जी और दिल्ली की सड़कों पे नंगा होकर हमारे सामने दौड़ लिया, अपना मलमूत्र पिया, चूहे तक खा लिए, मतलब सब कुछ उसने करके देख लिया और ये लगातार पिछले 75 साल से वो करता आ रहा है। उसके बावजूद भी उसके आंदोलन से नेता तो निकल गए, वो सारे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक आगे तक बन गए हैं, लेकिन किसान आज भी रोड है, उसका भला नहीं हुआ। तो असल में चिंतन इस दिशा पे होना चाहिए कि क्या किसान ने ठीक रास्ता पकड़ रखा है। अगर ठीक रास्ता होता तो उसकी भलाई होनी चाहिए थी, ठीक, आज वो रोड पे नहीं होता, तो कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है। तो उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान में आप गहराई से देखें तो पूरे संसार में दो समूह हैं सबसे बड़े समूह, एक तो खेती का किसानों का, दूसरा खेती और मजदूरों का। वो अपनी आजीविका बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। न केवल भारत अपितु लगभग संसार के हर देश में किसान आंदोलित है। वो भले बुर्जुआ मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, ठीक है, लेकिन आप विकसित देश जिसको बोलते हैं उसका किसान भी दुखी है, ठीक है, और भारत और तमाम अन्य देशों का किसान भी दुखी है। तो असल में ये समस्या क्या है, जब तक हम समस्या को गहराई से नहीं समझेंगे, हम चाहते हैं किसान की समस्या का स्थायी समाधान हो, वो हमेशा रोड पे तो नहीं रह सकता। तो स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब वो समस्या को गहराई से समझे, और गहराई से समझने के बाद ही उनको उसका समाधान, जैसे किसी पेड़ को सुखाना है, अगर आप पत्तियां टहनियां काटेंगे तो पेड़ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले 75 साल से हम भारत में पत्तियां टहनियां काट रहे हैं और बाहर भी पत्तियां टहनियां काटी जा रही है। असल में पेड़ तब सूखेगा जब जड़ पे वार होगा, तो वो जड़ हम नहीं देख पा रहे, वो जड़ क्या है, उस पर वार कैसे होगा, इस पर मैं आपको बात करूंगा। हमने क्या, हमारे पास क्या मॉडल है वो भी आपको बताऊंगा। जी कितने समय से आप काम कर रहे हैं ये किसानी फील्ड में? हाँ, पिछले करीब 20-25 साल से मैं लगातार, असल में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वैसे, ठीक है। किसानों खेती किसानी जी मेरे पिताजी हैं, वो भी सेना में थे, ठीक है, मतलब एक देशभक्त परिवार से हैं। और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद अच्छे पढ़ाई में थे, इसलिए उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी हमने पकड़ी। लेकिन प्रकृति जिसको जहाँ ले जाना होता है घुमा के वहीं ले जाती है। मैं जो है उन दिनों में किसान काफ़ी काम कर रहा था, वो अंग्रेजी के अखबार ज़्यादा आया करते थे, ठीक है, तो उनमें खबरें छपा करती थी, आज के कर्नाटका का किसान फांसी लगा के मर रहा, आज विदर्भ का मर रहा, आज वहाँ का मर रहा, लगातार खबरें आती थी। थोड़े टाइम बाद में वो जो ही आँख बंद करूँ वो किसान मरता हुआ मेरे को दिखाई पड़ने लग गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते मेरे को लगा कुछ ऐसे ही हो रहा है, लेकिन प्रकृति जिसको जहाँ ले जाना वो ले जाती है, ये मेरे को बाद में समझ में आई बात। मैंने देखा ऐसी कुछ हो रहा है, फिर 3-4-5 दिन, 1 महीने, 2 महीने लगातार ये काम होता रहा, तो करीब 6 महीने के करीब हुआ। तो मेरे को दिक्कत होने दी, मैंने घर वालों को बताया, ठीक है, कि भाई इस टाइप की समस्या है। तो उन्होंने बोला इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा तनख्वाह सैलरी है, तो आप मूर्ख हो गए जो नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। तो घर वाले नहीं माने, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से 6 महीने और निकाले, लेकिन फिर नींद आना बंद हो गई, किसानी में लटकता हुआ दिखने लग गया। तो फिर मैंने बिना बताए अपना नौकरी छोड़ के, और फिर जहाँ किसान मर रहा था उन सब जगह मैंने जाने का निश्चय किया कि किसान मर क्यों रहा है, कि वजह क्या है उसकी। कर्नाटका गया, मेरे को वहाँ की भाषा समझ नहीं आई, क्योंकि तो अंग्रेजी और हिंदी 2 ही भाषा जानता था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद तो मैंने कई भाषाएं सीखी, तो मैंने ट्रांसलेटर की मदद से उसको समझा कि किसान क्यों मर रहा है। विदर्भ एरिया में गया जहाँ जहाँ मर रहा था, ठीक है, तो उनसे मैंने समझा कि आखिर वजह क्या है। फाइनली एक ही रिजल्ट निकला कि किसान जो है उसका इनपुट कॉस्ट जो होता है, जो लागत मूल्य जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा है, और उसकी एवज में जब वो फसल बेचता है तो उसको उतना, मतलब उतना भी नहीं मिल पा रहा। लाभकारी तो अलग से बात है, जब उतना नहीं मिलेगा तो किसान माइनस में जाएगा, तो कर्जे में डूबेगा, कर्जे में डूबेगा तो जो कर्जा जहाँ से लिया है वो तमाम तरह के हथकंडे उनके पास होते थे उस वक्त, ठीक है, और ढोल बजा के तमाम तरह को बदनामी करके और उस टाइप से करके, तो किसान एक क्या स्वाभिमानी कौम है, तो जब उनको बदनामी का खतरा होता है तो बिना बताए वो
फांसी के फंदे पे। आज भी देखें आप तो हर घंटे में 2 किसान फांसी के फंदे पे लटक रहा, अपने आप नहीं लटक रहा, उस सिस्टम ने, उस व्यवस्था ने उसकी हालत ऐसी कर दी कि उसको वो इतना मजबूर है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो आपने ऐसे कौन कौन सी समस्याएं नोट करी कि जिसके वो कारण है कि जिससे किसान लटकने लग रहे हैं? हाँ, वही मैंने बताया। उसके बाद मैंने सरकारों को लिखना चालू किया कि मैं ढंग से गहराई से उन चीज़ों को समझना ही नहीं। तो मैंने बताया भाई आप ये कानून क्यों नहीं बना देते किसानों के लिए, लेकिन सरकारों के कान में कोई जू नहीं रख रही, क्यों नहीं रखती उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाद में मैंने उसको समझा कि ये पहले यूपीए गवर्नमेंट 10 साल रही, फिर एनडीए गवर्नमेंट रही, मतलब कोई भी वो कानून बना नहीं रहा। फिर मैंने उसको गहराई से समझने के लिए हमारे जो मित्र बाहर थे, हमारे साथ जो पढ़ाई करते थे बाहर, कोई कंपनी चला रहा, कोई नौकरी, उनके थ्रू जानना चाहे कि बाहर के किसान का क्या हाल है। तो उनको भेजा, उन्होंने मेरे को वीडियो दिखा के जैसे दिखाया, उनसे बात कराई, वहाँ समझा, लेकिन वो ढंग से नहीं बता पा रहे। तो मैंने खुद जाके देखा वहाँ पे, तो असल में हर देश का किसान दुखी था। तो ये व्यवस्था किसान को खेती से हटाना चाह रही थी। क्यों हटाना चाह रहे, उसका रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जो मेरे को पता लगा इस टाइप का सिस्टम, तो इसको मैंने जो वैश्विक व्यवस्था है, क्योंकि ये समस्या तो एक देश तक तो है नहीं, हर देश में ये समस्या थी, तो ये वैश्विक व्यवस्था क्या, उसको गहराई से मैंने समझा। गहराई से समझने के बाद में जब मेरे सामने पूरा मॉडल आया, तो इस मॉडल में जो खामियां थी कि ये किस हिसाब से मानव चीज षड्यंत्र के तहत किसान के साथ या गरीब के साथ जो खेल चल रही, इसको कैसे गरीब रखना, ये बड़ा षड्यंत्र था, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैंने उसी दिशा में काम करना चालू कर दिया। पूरे देश में मैं फिर घूमा, मैंने धीरे धीरे समझाने के लिए एक मॉडल बनाया उसके लिए, ठीक है। क्योंकि आप देखें भारत के किसान को आप लगातार देख रहे हो, लगातार आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पे, आप लगातार देखिए जा रहे हो। पिछले भी एक 13 महीने का एक महा आंदोलन हुआ है, ठीक है। उसके बाद समस्याएं बहुत है, कदम कदम पे किसान के तो बिल्कुल कदम कदम पे समस्याएं हैं। घर से निकलना शुरू नहीं, समस्या पे पैर पहले टिक गया, तो वो समस्याएं हमें दिखने लग रही हैं। तो मतलब सवाल मेरा ये था कि मेन मतलब जो शुरू से जो आपने शुरुआती करी है कि भाई किसान की असल समस्या का शुरुआत यहाँ से होने लग रही है, वो बिंदु क्या नोट करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ, उसी दिशा में ले जा रहा था। तो असल में जो वैश्विक समस्या है, तो इसका एक तिलस्मी मॉडल इन लोगों ने बना रखा है, ठीक है, जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। किसान मर रहा हो, मजदूर मर रहा हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, चाहे देश का नागरिक बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहा हो, पलायन कर रहा हो, गांव से शहर की तरफ जा रहा हो, शहर से विदेश में जा रहा हो, इससे उन चीज़ का कोई नहीं, एक मॉडल बना रखा है, ठीक है। उससे ये बताते हैं ये देश विकास कर रहा है, ये खुशहाल हो रहा है। असल में और मैंने बताया भारत में हर घंटे, अब तो आंकड़े देना बंद कर दिया जैसे आपने बताया था, ठीक है, लेकिन जब आंकड़े मिल रहे थे तब भी हर घंटे 2 किसान लटक रहा था। तो किसान अपने आप खुशी से तो मर नहीं जाएगा। तो असल में इसका उस धरातल से कोई लिंक ही नहीं जो इन्होंने मॉडल बना रखा है। तो इसी दिशा में हम आगे प्रयास करें। तो मैंने एक मॉडल इसका कि क्या होता है कि आप इनको केवल दिमाग से मात दे सकते हो। अगर आप चाहें कि हम कपड़े फाड़ के रोड पे खड़े हो जाएंगे, नारे लगाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ज्ञापन देंगे, तो आप वो काम तो शुरू से कर रहे हैं, आंदोलन देंगे तो लगातार हर रोज हो रहा है, ना केवल भारत बल्कि सभी हिस्सों में लगातार ये काम चल रहा है। तो वो तो रास्ता ठीक नहीं, अगर वहाँ पे कुछ ठीक होता तो आपका भला हो जाना था। तो फिर मैंने एक अलग मॉडल इसका निकाला कि इनको इस व्यवस्था से, जो राक्षसी व्यवस्था इस खेती किसानी को निकलने को तैयार बैठी है, उससे बचाया कैसे जाए। अगर अभी हम नहीं चाहते तो ये इसको निकल जाएंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ बचने वाला है नहीं, ठीक है। तो असल में जैसे देखिए भारत में अभी जो है, तो खेती योग्य जमीन जो सबसे ज़्यादा है वो अमेरिका में भी, ठीक है। तो अमेरिका में जो है वहाँ पे पॉपुलेशन वो 33.5 करोड़ है, ठीक है। एक छोटे लेवल से मैं चीज़ समझा रहा हूँ, बाकी विस्तार में भी आपको बताऊँगा। अब वहाँ पे उन्होंने तो लगभग अपने किसान ख़त्म कर दिए, वहाँ 2% किसान बचे हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए, वो भी दुखी हैं बेचारे वहाँ, ठीक है। उनकी वहाँ पे क्या खेती हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनी कई लाख हेक्टेयर में खेती कर रही हैं, वो पैदा कर रही हैं। अभी देखा है तो 200 करोड़ के बराबर है, वहाँ की पॉपुलेशन है 33.5 करोड़। अब जो बच गया वो कहाँ खिलाएंगे, वो कोल्ड स्टोरेज में कितना दिन रखे, पहले साल का बच गया, दूसरी का बच गया, तीसरा, वहाँ कितना स्टोर वो करेंगे। तो भारत का हाल आपको पता है, भारत का हमारे नेता किस टाइप के हैं, गधे घोड़े खच्चर के माखी बिकाऊ, उन्होंने देश का क्या स्थिति कर रखा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन खाने वाले चाइना में, चाइना का मॉडल आपको पता है, चाइना को कुछ बोल नहीं सकते, वो भारत की तरफ आएंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पॉपुलेशन 150 करोड़ आप मान लीजिए, ठीक है। तो भारत को ये बोल रहे हैं कि आप अपने किसान को खेती से हटाइए। अब वो क्यों बोल रहे हैं, असल में हमारा देश एक तरह से गिर भी पड़ा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से जो कुछ मॉडल बन के आ रहा है वो इनको बोल रहे हैं, बोलने के बाद ये बोल रहे हैं अपने, वो सफल भी रहे इस काम में। पहले भारत में 80% किसान हुआ करते थे, अब इन्होंने धीरे धीरे खेती को अलाव कर रखे, सीधा तो बोल नहीं सकते, खेती को अलाव करिए रखते हैं, तो 30% किसानों को हटा चुके हैं। क्या करेगा, जब खेती में पेट ही नहीं भर रहा तो बाप क्या बोलेगा, बेटे को कहीं मजदूरी कर लो, कहीं फौज में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, बच्चों को तो पालना उनको कम से कम। तो ये 50% किसान इन्होंने भी छूटे हैं। असल में ये पूरा किसान इनको हटाना खेती से, ना केवल भारत
बल्कि हर देश से हटाना है। मैंने बताया वो खुद ही इतना उत्पादन कर रहे हैं, उसी की खपत नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इनको किसान ना चाहिए नहीं, और हमें खेती किसानी बचानी है। तो इसमें एक सवाल और है ताऊ जी, जैसे कि आप ये समस्याओं पे बात करने लग रहे हैं, तो इसमें एक कमी तो अगर देखा जाओ तो किसान की भी है। जैसे कि आप देखा कि एक किसान पूरे देश का पेट भरने लग रहा है, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लग रहा है अनाज। तो एक किसान जिसके पास की इतना अनाज जो है उगने लग रहा है, तो उसके पास खुद का बीज नहीं है। उसके पास जो अपने पुरखे रखा करते, बड़े बुजुर्ग अपने खुद के बीज होया करते, आज अपने बीज के लिए जो कि शुरुआती अपना पल जो किसानी का कि बीज आप बीजते हैं, तो उसके लिए अपने को किसी कंपनी पे डिपेंड होना पड़ रहा है, किसी दुकान पे अपने को जाना पड़ रहा है, अपने पास अपना खुद का बीज नहीं है। क्या इस विषय को भी आपने देखा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। धरती पे 3 टाइप के दिमाग के लोग हैं। पहला है शक्तिशाली दिमाग। जो 800 करोड़ धरती पे हैं, उनमें से 0.1% लोगों के पास शक्तिशाली दिमाग है। वही विचार को पकड़ता है, वही किसी सिस्टम को बदलता है, ठीक है। कमज़ोर दिमाग, औसत दिमाग वाला ये काम नहीं कर सकता। औसत दिमाग तो केवल घटनाओं तक पहुंच सकता है, और कमज़ोर दिमाग व्यक्तियों तक। तो इसमें किसान की गलती नहीं, किसान के पास वो समझ नहीं, वो दिमाग नहीं। तो जिसके पास ये समझ है, जिसके पास शक्तिशाली दिमाग, उसकी जिम्मेदारी बनती है वो बदलाव लाए। किसान को गाली देने से कुछ नहीं होगा, उसको समझ होती तो कुछ इस हालत में पहुँचता ही नहीं ना। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बदलाव लाएँ, किसान को उस दिशा में समझाएं, किस तरीके से समझाएं, ठीक है। वो हमारा काम, वो भले उनको मजदूर की तरह कोई चीज़ बता के हम करवाएं, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या होगा हम जानते हैं, ठीक है ना। असल में किसान से बड़ा इस दरा पे कोई नहीं है। किसान जब गर्मी में तपता है, सर्दियों में गलता है, बारिश में बिकता है, तब जाके अन्न, फल, दूध, सब्जी सब किसान ही पैदा करता है, ठीक है। और पूरे 800 करोड़ देशवासियों का पेट भर रहा है। तो असल में उससे बड़ा इस दरा पे कोई नहीं है। अगर उसके पाँव धो के सब लोग पिएं तो भी उसका कर्जा उतार नहीं सकते, ठीक है। किसान है तो कवियों की कविताएं, किसान है तो नेताओं के भाषण है, किसान है तो उद्योगपतियों के कल कारखाने, सब किसान के खेत से ही रॉ मटेरियल जा रहा है, ठीक। तो किसान से बड़ा कौन हो सकता है। असल में इस राक्षसी व्यवस्था ने किसान को, जिसका दर्जा समाज में सबसे ऊपर होना चाहिए था, उसको नीचे लाके पटक दिया है। आज लोग अपने आप को किसान बताने से भी शर्माते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस राक्षस व्यवस्था ने उसकी हालत ऐसी कर दी है, और जो उसके नीचे रहने चाहिए थे उनको ऊपर सर पे बैठा दिया है। तो इसी व्यवस्था को हम ध्वस्त करने की बात करें, ध्वस्त कैसे होगी? ये संसार की अब तक की सबसे बड़ी अहिंसक विश्व क्रांति होगी, जिसको किसान घर बैठे बैठे दैनिक कामकाज करते हुए करेगा। ना कि इसमें धरने की ज्ञापन है, ना आंदोलन की जरूरत है, ना कोई नारे लगाने की जरूरत है। ये दिमाग से मात देने का खेल ही होगा। वो कैसे तो होगी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा ताऊ जी, जैसे कि शुरुआत मैंने आपको बीज की बताई थी, आज आ रहे हैं GMO, जीन मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जो आ गया है अभी। तो उसके अंदर क्या है कि जीन के साथ छेड़छाड़ कर रखी है कंपनियों ने। उसके अंदर जैसे कि पूरे संशोधित बीज अपने पास आते हैं, दवाई लगे हुए, उसको आप बीजते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि कपास के लगा के चले, बाड़ी में अपने टिंडे के अंदर ही कीड़ा आ जाता है, यानी कि उसके जीन के साथ छेड़छाड़ करी तो उसके बाड़ी के उसके अंदर कीड़ा आया। इसका मतलब वो कीड़ा बाहर से नहीं आया, उसके बीज के अंदर कुछ गड़बड़ था। तो इस पे आपका क्या कुछ मॉडल है? क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो अपने, जैसे अगर हमने अपना बीज बचा लिया ना, उनका बोले फलानी तेरी तो बोले बीज मारी होगी, तो अब बीज मारी होगी है किसान का बीज की, मतलब हर चीज की। तो वो बीज के बारे में आपने क्या ऐसा मॉडल प्रस्तुत करा है, उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप थोड़ा सा नीचे लेवल की चीज़ पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। असल में ये पूरी वैश्विक व्यवस्था है क्या, वही मैं आपको समझाता हूँ। ये वैश्विक व्यवस्था के लिए हमने बहुत ही सुंदर सा शब्द निकाला है, राक्षसी व्यवस्था। ये राक्षसी व्यवस्था है, इसका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल धनदानों की तिजोरियां बनना है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने पूरे प्लान को तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। समाज में अर्थ को प्रधान बना के, मतलब पैसे को प्रधान बना के, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य निम्नतम स्तर पर लाए हैं। इस प्रकृति के 5 तत्व को मलिन दूषित कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो काम है इनका, धनदानों की तिजोरियां बनना है, इसमें इनकी मदद कौन कर रहा है? जो ये 195 देशों की सरकारें बता रहे हैं, बिना झंडे वाले कुछ देश हैं, लेकिन झंडे वाले 195 देश उनकी सरकारें बनाते, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। उनकी बनाई सरकारें उनकी मदद करती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका उनकी मदद करता है, मीडिया उनकी मदद करता है। तो असल में पूरा समस्या धरती पे जितनी भी है, ये जानबूझ के धनदानों की तिजोरियां बनने के लिए खड़ी करते हैं। जैसे आप बीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसान को समझ होता तो वो बीज अपने पास ही रख लेता, लेकिन समझ की कमी की वजह से वो उनके चंगुल में आ गया। अब वो उनको बांझ बीज देना चालू कर देंगे, बीमारी के साथ बीज देना चालू कर देंगे। असल में ये कैश फ्लो से अपना सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है। कैश फ्लो कैसे बढ़ेगा? जैसे मान लो आप कोई एक साइकिल रखते हैं, ठीक है, साइकिल से चलते हैं,
तो ये बड़ा फर्जी सा मॉडल एक बना रखा है इन्होंने। तो आप जो है देश के विकास में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप 4 व्हीलर की बात करेंगे, जो ही आप गाड़ी की बात करेंगे तो आपको 50 लोन देने वाले मिल जाएंगे, 0% पे देने वाले मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? आप 4 व्हीलर में चलेंगे, एसी लगी हो, इसमें पसीना आपका निकलना नहीं, आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कोई दवाई लिखेगा, कोई कंपनी बना रही है, ठीक है, वो जांचें लिखेगा, वो कर रहा है, तो बड़ा कैश फ्लो होगा। जितना कैश फ्लो होगा उतना ही जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपके शरीर की ये हालत करके पूरे संसार को ये बीमार करके अपने आप को बोल रहे हैं खुशहाल हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, देश खुशहाल हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा एक छोटा सा और एग्जांपल मैं दे दूं, ठीक है। दूसरा, जैसे आप घर में भैंस रखते हैं, ठीक है, गाय रखते हैं, तो उसका आप दूध पिएंगे तो आप जो है मतलब शुद्ध पिएंगे, बीमार नहीं होंगे, तो आप फिर देश के विकास में कोई योगदान नहीं रहे हैं। तो आपको बीमार कैसे कर, जैसे ब्राजील में वो दूध होता है वो समुद्र में फेंक रहे हैं, तो वहाँ से ये बोलेंगे भाई ये तो गलत चीज़ है, आप 2 भैंस रख रहे हैं, इसको बिल भी कॉमर्शियल करेंगे, आप यहाँ नहीं रख सकते, एक शहर के बाहर ले जाइए, ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है। दूध ये यहाँ से दूध ले जाएंगे तो उनका दूध भी वो गिरवा देंगे वहाँ पर, ठीक है। असल में वो शुद्ध चीज़ पिलाना नहीं, उनको खराब खिलाएंगे, तभी उनका वो जो मॉडल है फर्जी नकली मॉडल वो बढ़ेगा और देश खुशहाल खुशहाल वो बोलेंगे। खुशहाल पता नहीं किसको कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर भैंस आपने रखी तो दिक्कत है आपको, लेकिन वही पैकेट बंद दूध अगर आप पिएंगे तब देश के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो ये किस टाइप का मॉडल है आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बताएं आप। तो भैंस का आपने जिक्र किया, ये सवाल तो मैं बाद में पूछने वाला था। तो ज़्यादातर अपने किसानों के पास पशु गाय हैं, भैंस हैं, तो गाँव की जो व्यवस्था है, गाँव के अंदर जो जोड़ बने हुए हैं अपने, और जो गांव के अंदर जो नालियां घर के सामने से लाई गई है, क्योंकि ये भी एक उसका हिस्सा है जिसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं किसानों के ऊपर, उस नालियों के अंदर गंदा पानी है और जो लैटरिन वगैरह का बाथरूम का वो सारा का सारा जोड़ों के अंदर खोल दिया, जिससे कि अपने हर गांव के जोड़ बर्बाद हो चुके हैं, जिसके अंदर के अपने पशु जाने लग रहे हैं, सारे सड़े पड़े हैं बिल्कुल, अंदर उसके अंदर कीड़े बीमारियां उत्पन्न हो चुकी है, काई लग चुकी है। तो उस जोड़ के अंदर जो पशु जाएगा वो बीमार होके घर पे आएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, खेत की बात आप कर रहे हैं, किसानों की बात आप कर रहे हैं, जो आप फसल उगाने लग रहे हैं उसके अंदर टोटल जहर, उसके बीजने से लेकर के आखिरी तक जो है उसके स्प्रे हो गए, सारे पेस्टिसाइड, कितना मतलब उसके अंदर जहर ठोकने लग रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट अपने को करने लग रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों पे, जैसे कि गांव की जो दूध की बताई, पशुओं की देख रेख की बचाने की व्यवस्था, और खेत में जो जहर मुक्त होने की व्यवस्था, इसके ऊपर भी कोई आपका मॉडल है? देखो, मैंने वही बताया आपको, ये जितनी भी समस्याएं हैं जानबूझ के खड़ी करते हैं धंधानों की तिजोरियां मारने के लिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी तिजोरी कैसे भरेगी, ठीक है। गलत बीज देंगे, उसमें ये देंगे, ठीक है, यहाँ पूरा सिस्टम हमारा गड़बड़ करेंगे तभी तो उनकी तिजोरी भरेगी ना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका समाधान क्या असल में। हाँ, सारी समस्याएं तो वर्तमान में आप देखें तो पहले बोला करते थे कि ये दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ठीक है। तो असल में ये इन्होंने इस टाइप का सिस्टम बना लिया है कि मजदूर का विकल्प मशीन के रूप में और रोबोट के रूप में इस टाइप से ले आए, और मजदूर की हालत इन्होंने ऐसी बना दी कि वो दिन भर काम करेगा तब शाम को रोटी मिलेगी, काम नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगी। तो अब इकलौता किसान वर्ग ऐसा बचा है जो इनको टक्कर दे सकता है, और वो किसान वर्ग ही सबका भला कर सकता है। वो जितने भी वर्ग हैं सभी का भला किसान वर्ग अकेला कैसे कर सकता है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए हमने एक किसान विश्व क्रांति के नाम से इसका आगाज हमने कर दिया था 1 अगस्त 2022 को जंतर मंतर नई दिल्ली से मिलकर, और उसी मॉडल के एक प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ। जैसे इस टाइप के ये एक प्रोग्राम है किसान विश्व क्रांति के नाम से। ये हम जो है पूरे देश में घूम घूम के किसानों को जागरूक करने के लिए करते हैं कि असल में वैश्विक व्यवस्था क्या है, ठीक है, इसको गहराई से आप समझें और किस टाइप से अहिंसक तरीके से घर बैठे बैठे, ठीक, हम खेती किसानी को बचा सकते हैं। अदरवाइज खेती किसानी को बचाने का कोई रास्ता नहीं। किसान सब कुछ करके देख चुका, आज भी रोड पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो खेती किसानी किसी भी हाल में नहीं बचा पाएगा क्योंकि उसको लाभकारी मूल्य तक ही नहीं मिल रहा, उसकी हालत आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। तो ये मॉडल जो है इसमें मैं विस्तार से बताता हूँ पूरा, और ये इसमें किसी भी टाइप का वो नहीं है, बिल्कुल अहिंसक तरीके से घर बैठे बैठे आपको ये काम करने का तेरा, आप खेती बाड़ी भी करते रहे, दैनिक काम काज करते रहे। इस पर एक छोटी सी कविता भी मैंने रखी है, ठीक है। अब घर घर और ढाणी ढाणी एक ही नारा गूंजेगा, किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति, ठीक है। किसानों के पांव पे सर रख के माफ़ी मांगो सरकार, अरे माफ़ी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों को खेतों से एक आ उठेगी। किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति, राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाहाकार, अरे माफ़ी मांगो सरकार, अरे माफ़ी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों खेतों से एक आ उठेगी। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाहाकार, अरे पहचान कौन किसान के भेष में भगवान, इसी की कृपा से सांसों का संसार, इसी की कृपा से दाना पानी, अरे पहचान नहीं तो किसानों को खेतों से आ उठेगी। किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति, राजा मरेगा प्रजा मरेगा,
पड़ेगा धरती पे हाय काल। धरती मून तोड़नो पड़सी नहीं तो मून राख्या मिनक मरसी, ठीक है। धरती तने नेम तोड़नो पड़सी नहीं तो मून राख्या मिनक मरसी। अरे पहचान कौन किसान के बेस में भगवान। किसान के पांव पे सर रख के माफ़ी मांगो सरकार, अरे माफ़ी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों के तो इसे आ उठेगी किसान विश्व क्रांति। किसान विश्व क्रांति, राजा मरेगा प्रजा मरेगा। मैं किसान विश्व क्रांति उसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि संसार में मैंने पहले बताया, वर्तमान में गहराई से आप देखें तो दो समूह, किसानों और खेतिहर मजदूरों का, पूरी धरती पे अपनी आजीविका बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उधर वो राक्षस जो है इसको निगल जाने को तैयार है, ये राक्षसी व्यवस्था खेती किसानी को निगल जाने को आतुर है, बहुत जल्दी निगल भी जाएगी। धीरे धीरे किसान इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन बचाने का एकमात्र इकलौता रास्ता है किसान विश्व क्रांति, क्योंकि वैश्विक समस्या होगी, इसका समाधान भी वो मिलेगा और किसान ही अकेला सभी वर्गों का भला करेगा। जी, किसान विश्व क्रांति आपने बताया, तो इसके अंदर किसान और मजदूर के जोड़ने की भी आपने शायद इसके अंदर पॉइंट रखे होंगे। जैसे कि आप देखने लग रहे हैं, जब तक किसान और मजदूर एक था तो अपना किसानी भी जबरदस्त थी, मतलब सारा कि कोई भी बीमार नहीं होया करता। अच्छा, मजदूर थे वह भी ठीक ठाक थे, क्योंकि टाइम पर मजदूरा ने जिद फसल आया करती, मजदूरा ने अपना मेहनत ना मिल जाया करता। लेकिन सरकार ने कराया क्या, जो ये नरेगा योजना, जिस टाइम पर किसान ने मजदूरों की जरूरत हो, उसकी फसल आवा है, जिस टाइम पर कटाई होनी हो, उस टाइम पर नरेगा ने खोल दे हैं, वहाँ अपने मजदूर जो है डाइवर्ट हो जाए। उस टाइम पर फिर क्या हुआ है, किसानों ने मशीनों पर आधारित होना पड़ा, उनको मशीनों से काम करवाना पड़ता है, तो मजदूर डाइवर्ट कर दिया और किसान को जो मशीनें की कंपनी उनके ऊपर डिपेंड कर दिया। तो इसके बारे में क्या कुछ आप मैंने इसका जवाब आपको पहले ही दे दिया है, ठीक है। ये राक्षसी व्यवस्था मैंने आपको बताया, इसका अंतिम लक्ष्य धनदानों, सुनिए मेरी बात सुनिए, धनदानों की तिजोरियां बढ़ना है, ठीक है। ये पूरे स्टेप्स जो आप बता रहे हैं, ये उनकी प्लानिंग वही होती है कि धनदानों की तिजोरियां कैसे भरें। खेती उनकी तो प्लानिंग है, लेकिन अपनी भी पैरेलल एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था बना रखी है। तो आप अपनी कृषि को बचाने के लिए अपनी खुद की ऐसी क्या व्यवस्था पैरेलल में चला सकते हैं जिससे कि अपनी, मैं बता रहा हूँ, हमारी पैरेलल व्यवस्था तब बनेगी जब ये राक्षसी व्यवस्था ध्वस्त होगी। जब तक हम इसको ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक खेती किसानी बच ही नहीं सकती, किसी भी हालत में बचने का कोई तरीका नहीं आपके पास, ठीक है। किसान सब कुछ करके देखा, तो ये अंतिम रास्ता है खेती किसानी से, ये राक्षसी व्यवस्था से खेती किसानी बचाने का। तो इसको ध्वस्त करने की बात आप कर रहे हैं। चलो मान लिया हमने ऐसे काम कर दिए, ऐसे एक्शन ले लिए जिससे कि इनकी राक्षसी व्यवस्था ध्वस्त होगी, तो उसके बाद हमें एक अपनी व्यवस्था चाहिए मजबूत, जिससे कि गरीब का भी भला हो, किसान का भी, मजदूर का भी, बहन बेटी का भी, मतलब सर्व का सर्व विकास हो। तो वो पैरेलल व्यवस्था में आपने क्या कुछ ऐसे पॉइंट नोट करके, जिसमें कि बीज में लगा लो, अपनी जहर मुक्त खेती में लगा लो, जहर मुक्त अपने अनाज और दूध में लगा लो, और जो अपनी शिक्षा व्यवस्था है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था भी चौपट कर दी इन्होंने। जो अपने पहले पंचायती होया करते, खिंडकाड़े होया करते, अपने बड़े बुजुर्ग होया करते, पंचायत में बैठकर निर्णय आया करते, वो आज अपना किसी की में समस्या हो जाओ तो थाने तहसीलें चक्कर काटे जावा है। अच्छा, टोटल खत्म कर दी है न्याय व्यवस्था भी, शिक्षा व्यवस्था भी खत्म कर दी, टैब ले आकर सारे के सारे बच्चे जो है गलत राह पर लगा दिए, कोई सबने नौकर बनाने पर तुल रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था वो भी कर दिया। मतलब इन सभी को अपने को पैरेलल लेना पड़ेगा, जब भी जाएगा अपना सर्व विकास हो सकता है। इस पर क्या कुछ बताया, किसान विश्व क्रांति का जो ये मॉडल है राक्षस व्यवस्था को ध्वस्त करने का, वो ध्वस्त करते वक्त ही निर्माण करेगा मॉडल का। वो ध्वस्त उसी से होगा कि नया मॉडल आपके सामने अपने आप आ जाएगा। जी देखो, जैसे कि आप किसान के सामने चले गए, सामने अपने किसान बैठे हैं, तो आप उनको ये बात बताने लग रहे हैं कि इनकी ये जो व्यवस्था है ये खराब है, तो इसको आप खत्म करने की ओर चल रहे हैं। तो वो अपने को एक एग्जाम्पल मांगेगा किसान कि भाई तुमने करके क्या दिखाया है, तुम करने क्या वाले हो, तुमने ऐसा क्या मतलब आज तक करके दिखाया, और क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपने विजुअलाइज कर रखा है, क्या आपने सोच कर रखा है, क्या आपने इमेजिन कर रखा है, आप करना क्या चाह रहे हो। तो उसके बाद अपना जवाब क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने बताया, 3 दिवसीय प्रोग्राम में पूरी चीज़ें मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ का जवाब दूँ, ये छोटे वीडियो में तो ये सब चीज़ नहीं बताई जा सकती है, ठीक है ना। तो उसी में मैं पूरी चीज़ें एक एक एक्सप्लेन में करता हूँ। तो मुख्य मुख्य बिंदु आप किन किन पे चर्चा करना चाहिए, एक एडिंग आप बता सकते हैं कि भाई देखो अगर उसको खोल के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मुख्य मुख्य पॉइंट बिंदु बता दीजिए, आप इस विषय पे बात करेंगे, अगला विषय होगा, उससे अगला ये होगा, उससे अगला ये होगा। मैंने बताया ना आपको पहले, सबसे पहले मैं वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को गहराई से समझाता हूँ। जब तक आपको बीमारी का पता नहीं लगेगा आपको समाधान कैसे मिलेगा। जब वैश्विक व्यवस्था समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सबको समाधान नजर आने लगेगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको जब नजर आएगी तो आप खुद ही बोलेंगे साहब इसका तो ये करेंगे तो ये समाधान हो सकता है, तो आप खुद ही कर लेंगे। इसमें कोई नेता वेता तो है नहीं कि इसमें कि कोई नेता बन गया और वो आगे आगे, नेता वाला खेल तो चल ही रहा है। तो हमने इसमें किसी को नेता नहीं बनाया, किसान को नेता बना दिया, उसी को संभला दिया, भाई ये तुम्हारा मॉडल है, इसको तुम आगे बढ़ाओ।
तो उसमें किसान अपना मतलब सर्व आपके मॉडल के हिसाब से मतलब सर्व विकास कर पाएगा, उसको उसका मतलब अपने फसल का जो भाव है वो भी उचित मिलेगा। और कर्जा जो है, क्योंकि आज के टाइम पे देखा ना, ट्रैक्टर भी कर्जे पे, मोटरसाइकिल भी कर्जे पे, फोन भी कर्जे पे, घर भी कर्जे पे, खेत भी कर्जे पे, डांगर भी कर्जे पे, अच्छा कहीं बाड़ा हो भी, सब टोटल कर्जे पे है। तो इस कर्जे से निकालने के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? कुछ थोड़ा बहुत हिंट देंगे? मैंने क्या बताया, ये कर्जे में किसने डाला? इस राक्षसी व्यवस्था ने। जब वो ध्वस्त होगी तो कर्जा कहाँ से रह गया? समझ रहे हैं आप? आप कह रहे हैं, इसे मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। सभी चीज़ें बहुत डिटेल में यहाँ नहीं एक्सप्लेन करी जा सकती, ठीक है ना? आगे बताएं। चलो भाई, आपने सुना आपका क्या कुछ कहना, सारे के सारे भाई कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि काफी मुद्दे हैं किसानों को बचाने के रास्ते पे आप चले हुए हैं। लगातार हर विषय पे आप हर पॉइंट पे बात करने लग रहे हैं कि भाई किसानों को कैसे आप आगे ले आवा, क्योंकि किसानों को कर्जे से भी बचाना है। किसानों के घरों में जो शारीरिक बीमारियां, मतलब जो भी बीमारियां और ये स्वास्थ्य खराब होने लग रहे हैं, उससे भी बचाना है। किसानों के बच्चे जो शिक्षा लेने लग रहे हैं, उस शिक्षा को भी बचाना है, क्योंकि शिक्षा जो है सारी की सारी खत्म कर दी। आज के टाइम पे जो शिक्षा व्यवस्था है नौकर बनाने की तरफ है। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, पर उसको पढ़ लो, उनके स्कूलों में चले जाओ और माँ बाप से दूर हो जाओ, संस्कार भूल जाओ, अपना जो भी गांव का कल्चर है उसको छोड़ो। कोई विदेश भाग रहा है, कोई शहर भाग रहा है, कोई नौकर बन जा रहा है। माँ बाप की, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने पंचायती व्यवस्था की किसी को कुछ नहीं पड़ी। तो हर विषय पर बात करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।